हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी में पेपर 4 कर रहे हैं जिसका न्यू सिलेबस के नाम से हिसाब है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसका मॉड्यूल सी तक अपडेट हो चुका है। मॉड्यूल ए बी सी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दिस इज मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट और इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर यूनिट 1 करेंगे। नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट बेसिकली एक एडवाइजरी सर्विसेज है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी नीड्स के हिसाब से, उनके गोल्स के हिसाब से कि वो लाइफ में क्या अचीव करना चाह सकते हैं, फाइनेंशियली उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं या वो क्या क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से एडवाइस दी जाती है। दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। Using a consultative process, the advisor gains information about the client's wants and specific situations, then tailors a personalized strategy that uses a range of financial product service. ठीक है, मतलब क्या है? एडवाइजर जो है, जो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है या जो प्रोफेशनल है, वो जो क्लाइंट है वो बहुत रिच और एफ्लुएंट क्लाइंट्स होते हैं। ये उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, उनके पास क्या क्या एसेट्स हैं या कितना वो वेल्थ है, कितना वो कमाते हैं, कितना उनकी अर्निंग्स हैं, क्या जो भी चीज़ें हैं और उनकी क्या गोल्स हैं फाइनेंशियली, वो क्या क्या गोल्स हैं उनके जो पर्सनल लाइफ में उनको अचीव करने हैं विद रिगार्ड्स टू मनी। तो वो अचीव करने के हिसाब से उनको जो एडवाइस है वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज होती है वो एडवाइस करते हैं। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. I also request you to please subscribe to our channel, that is Bawal Banking Classes. तो सबसे पहले क्या होता है, जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ने उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? पहला तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चीज सर्विस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट संबंधित एडवाइस देने की एक सर्विस है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज रहती हैं एफ्लुएंट्स क्लाइंट से रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड स्टेज की है एक वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होता है जो हाई लेवल प्रोफेशनल होते हैं जो कि एफ्लुएंट्स जो क्लाइंट्स हैं उनकी वेल्थ को ओवरऑल एक सेट फीस के एवज में डील करते हैं। ठीक है, या मैनेज करते हैं। ये जो सर्विस है यूजुअली ये बहुत वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए होती है जिनकी नीड्स हैं बहुत डाइवर्स हैं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत जो हेफ्टी लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टाइप लोग होते हैं, उनके लिए बेसिकली सर्विसेज होती हैं। वेल्थ मैनेजमेंट ब्रॉड व्यू। वेल्थ मैनेजमेंट में हर तरह की जो भी पर्सनल लाइफ की नीड्स हैं पर्सन की, वो सारी इनकम पास होती हैं। इसमें क्या होता है, एक अलग अलग एडवाइस देने की बजाय एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, एचएनआईज जो होते हैं, वो बेसिकली इसका फायदा उठाते हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक वेल्थ मैनेजर होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है उन सारी सर्विसेज को जो कि एफ्लुएंट्स क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं एज पर देयर नीड्स। ठीक है, इसके लिए वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, जो ये वेल्थ मैनेजर्स हैं वो लोग जो उनकी जो क्लाइंट्स हैं उनकी करंट और फ्यूचर नीड्स को समझते हुए कि क्या क्या सर्विस इनके लिए बेहतर रहेंगी, कि साथ ही साथ इसमें ट्रस्ट सर्विसेज और बिजनेस सक्सेशन प्लान संबंधित सर्विसेज भी दी जाती हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वर्थ मैनेजमेंट के? पहला नंबर क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नीड्स। इसमें जो इन्वेस्टमेंट संबंधित जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्लैरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फाइनेंशियल गोल है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज बनाए भी जाते हैं और ऑफर भी किए जाते हैं। फिर आता है एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें जो प्रोफेशनल्स जो इन्वॉल्व रहते हैं वो बेसिकली अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि वो वेल्दी इंडिविजुअल्स को उनके फाइनेंशियल गोल अटेन करने में हेल्प कर सकें और उसके बदले वो फीस चार्ज करते हैं। एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग भी वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा पार्ट प्ले है उसमें करता है उसमें, जिससे कि जो वेल्थ है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करी जा सके। ठीक है, वो मतलब रन आउट ना हो। वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो होता है क्लाइंट की फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करना, उसके बाद क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्लाइंट्स उन गोल को अचीव कर सके उसके लिए एक कस्टमाइज प्लान या सोल्यूशन तैयार करना, उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को प्लान में इंप्लीमेंट करना एंड देन उस प्लान को मॉनिटर करना और जो रिजल्ट्स टाइम टू टाइम ऑब्टेन हो रहे हैं उनको रिव्यू करना, जिससे कि यदि प्लान को अमेंड करना हो तो वो भी काम किसका है, वेल्थ मैनेजर्स का है। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट डील्स किस किस चीजों में करता है? देखिए 3 चीजों में है बेसिकली ये, असेट एलोकेशन मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट। जो असेट एलोकेशन मैनेजमेंट है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी होती है जिसमें बेसिकली जो क्लाइंट है उसका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है, जो इनकम जनरेशन है उस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज है उनको डिवाइड करके जिससे कि रिस्क जो है वो बैलेंस रहे, वो इसमें मेन काम होता है। टैक्टिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है, टैक्टिकल मैनेजमेंट बेसिकली जो होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को चूज करने के लिए जो सही अप्रोप्रिएट तरीका है उसको
को फाइनलाइज करने को टैक्टिकल मैनेजमेंट कहते हैं। डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट का हेल्प का मतलब होता है कि ये उन क्लाइंट्स के लिए बेसिकली होता है जिनको एक फ्लेक्सिबल मॉडल चाहिए, जिससे कि जो क्लाइंट है उनकी नीड भी फुलफिल हो जाए और रिस्क भी कम रहे और जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड रहे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑफर करते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव एसेट, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, डिबेंचर्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लानिंग, विल राइटिंग मतलब वसीयत जो होती है, ये वाला विल है। ठीक है, ये सारे काम किसमें आते हैं? वेल्थ मैनेजर्स के द्वारा किए जाते हैं। पहले बात करते हैं ऑल्टरनेटिव असेट्स की। ठीक है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल असेट होता है जिसकी पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो साधारण जो भी होती है वो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से होती है। ठीक है, जो उसमें आपको मिलेगा ही लेकिन इंक्रीज होती है उससे। जो इसका जो ऑल्टरनेटिव एसेट्स जो होते हैं बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं। ये नॉर्मली आपके फिक्स डिपॉजिट या उनकी तरह नहीं होते हैं। मतलब ऐसे ये नहीं है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं तरीका होता है इसमें। और इसमें टैक्स सेविंग बहुत अच्छा होता है। सबसे मेन बात, जैसे आर्ट्स एंड एंटीक में इन्वेस्ट करना, प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना, फाइन वाइन्स, रेयर स्टैम्प्स, कॉइन्स, स्पोर्ट्स कार्ड्स, जो भी कलेक्टेबल आइटम्स हैं, ये चीज़ों में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आती हैं। और सबसे मेन चीज़ है आर्ट्स एंड एंटीक्स, इस पे आपका टैक्स भी रिबेट होता है। ठीक है, और प्लस आप इनको महंगे में बेचते हो तो भी बहुत, और मतलब ये तो आप एजेस तक, कई पीढ़ियों तक आप इनको इस्तेमाल हैंड ओवर कर सकते हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या है? ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डिराइव होते हैं किसी भी, जो भी इन्वेस्टर होता है जो वो इन्वेस्ट करता है किसी बोरोवर को, उसको एक लोन देता है, उसके बदले में समझ लो एक बॉन्ड ले लेता है, ये आप समझ। ठीक है, इन केस ऑफ बॉन्ड जो इशूअर होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट देगा किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, बॉन्ड जिसने इशू किया है वो इन्वेस्टर को एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देगा। कब तक इंटरेस्ट देगा? जब तक कि उस बॉन्ड की वैलिडिटी है या जो भी इस बॉन्ड की लाइफ रखी गई है, या प्री डिसाइडेड है या पोस्ट जाए, जो भी है वो। ठीक है, साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा उसका फेस वैल्यू के हिसाब से, उसके हिसाब से मैच्योरिटी पे उसको वापस मिलना है। बॉन्ड्स जो है वो जनरली गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेशन इशू करते हैं, म्यूनसिपलिटीज, सोवरेन बॉडीज, ये सब लोग इशू करते हैं। जैसे सिक्योरिटीज होती है वैसे बॉन्ड्स भी ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल मतलब से मतलब क्या है? इनका प्राइमरी मार्केट में इशू होंगे और फिर सेकेंडरी मार्केट में उसका इशू। अब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर। इफ यू वांट यू कैन गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स ऑन माय चैनल। बॉन्ड मार्केट एंड टाइप्स। पहली बात करते हैं कन्वर्टिबल मार्केट बॉन्ड्स की। कन्वर्टिबल बॉन्ड जो होते हैं वो परचेजर को एक राइट देते हैं कि वो अपने बॉन्ड को आगे चल के जो इशूइंग कंपनी है उसके शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का जो क्वांटम होता है शेयर का, जो शेयर का क्वांटम बनेगा, वो वैल्यू ऑफ शेयर एक्चुअली पहले से प्री डिटरमाइंड रहती है। किसके द्वारा? इशूइंग कंपनी के द्वारा। हालांकि अगर इन्वेस्टर चाहे तो बॉन्ड्स को डायरेक्टली स्टॉक में कन्वर्ट कर सकता है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके हिसाब से, बॉन्ड के टेन्योर के हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिक्स टेन्योर रहता है और इंटरेस्ट है वो पीरियोडिकली प्री डिटरमाइंड इंटरवल पर जो इन्वेस्टर है उसको पे आउट होता रहता है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? पहला है रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये टोटल 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, एक प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन प्राइस होता है, मतलब कन्वर्जन रेट क्या होगा ये पहले से डिटरमाइन कर दिया जाता है। और ये इन्वेस्टर को एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता है कन्वर्ट कर। राइट और ऑब्लिगेशन में क्या फर्क है कि इन्वेस्टर के पास ये अधिकार तो है कि वो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकता है शेयर या स्टॉक्स में, लेकिन ये ऑब्लिगेशन यानी कंपलसरी नहीं है कि उसको करना ही करना है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो इन्वेस्टर है उसके पास अधिकार है वो चेंज करने का, लेकिन वो चाहे करे चाहे ना करे, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कन्वर्जन का। कंपनीज जो हैं वो जनरली प्रेफर करती हैं इसी टाइप के बॉन्ड्स इशू करने में पब्लिक के लिए। मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? आप समझ लीजिए, बाद नाम से समझ में आ रहा है। जैसे रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है उसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इसमें ऑब्लिगेशन होता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। तो जो इन्वेस्टर है उसको अपने बॉन्ड इक्विटी शेयर में आगे चल के कन्वर्ट करने पड़ते हैं अपॉन मैच्योरिटी या फिर जो भी प्री डिटरमाइंड टाइम या प्राइस है उसके हिसाब से। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली कंपलसरी होता है उनके लिए कन्वर्ट करना, इसलिए जो कंपनीज होती हैं यूजुअली जो होती हैं उसमें एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, और जिससे कि इसको लोग लेने के लिए इच्छुक रहें, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना ही करना है, आप उसको ले नहीं सकते, वापस नहीं बेच सकते। रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है कि जो इशूइंग कंपनी होती है उसके पास इस बात का राइट होता है कि वो जो इक्विटी शेयर में उसको कन्वर्ट करे कि ना करे। ठीक है, ये जैसे रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो इन्वेस्टर उसके पास राइट है कन्वर्ट करने का, रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है जो इशूइंग कंपनी उसके पास राइट है कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये फर्क है दोनों में।
फिर आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड पर। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं। इनका ड्यूरेशन जनरली 5 से लेकर 40 तक रहता है। क्योंकि क्या करते हैं, कब करते हैं, जब इनको डेवलपमेंट पर्पज से लिक्विडिटी बढ़ानी होती है मार्केट में, ठीक है, या इनको अगर फंड रेज करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। या आपने जब भी इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा या बजट एलोकेट जब शुरू होता है अपने देश का, तो उसमें ये चीज़ें बहुत डिस्कस होती हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। पहले बात करते हैं फिक्स रेट बॉन्ड्स की। तो फिक्स रेट बॉन्ड्स में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे वो फिक्स होता है पूरे टेन्योर के लिए, ठीक है, चाहे मार्केट रेट्स कितना भी फ्लक्चुएट करें, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स है, दैट इज कॉल्ड फिक्स रेट, ठीक है। इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है यूजुअली 5 साल का होता है फिक्स रेट बॉन्ड्स में। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें जो इंटरवल होता है वो क्या क्या जाता है कि जो बॉन्ड इशू होता है उससे पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। इसमें दीज बॉन्ड कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग स्प्लिट इनटू अ बेस रेट एंड फिक्स रेट। इसमें ये भी होता है कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक बेस रेट फिक्स कर देते हैं और एक स्प्रेड कर देते हैं कि अगर मार्केट ऐसा होगा तो इतना डिफरेंस आएगा, इतना होगा तो इतना डिफरेंस आएगा। इस तरह से रहेगा ये भी फ्लोटिंग, लेकिन एक बेसिक रेट फिक्स है। ये जो स्प्रेड है ये डिटरमाइन किया जाता है ऑक्शन के हिसाब से, जिससे कि जो मैच्योरिटी तक है वो स्टेबल बना रहे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, वन ऑफ द वेरी फेमस बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है इस स्कीम में कि जो एंटिटीज हैं उनको अलाउ होता है कि वो डिजिटाइज फॉर्म में गोल्ड को परचेज कर सकते हैं और एक एक्सटेंडेड पीरियड होता है उतने टाइम तक अपने पास उसको रख सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिकल गोल्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्लस इसमें ये होता है कि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, प्लस जो रेट बढ़ जाए, सपोज करते हैं कि 80,000 में आपने गोल्ड परचेज किया, ये सोवरेन गोल्ड पर परचेज किया, सपोज आप इसको 8 साल बाद बेच रहे हैं, तो उस टाइम इसकी कीमत सपोज 1.5 लाख हो जाती है, तो आपको 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आप इसको बेच देंगे और जो आपने 8 साल में 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग से। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है दैट यू डोंट हैव टू पे फॉर द मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, वो सब आपको नहीं पे करना है। तो ये उस केस में ये बस ये फिजिकल गोल्ड नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के रेट बढ़ने में आपका फायदा है, लेकिन फिजिकल नहीं, आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप जो भी अर्न करते हो इन बॉन्ड्स पे वो इन्फ्लेशन के हिसाब से चलता है, बढ़ता है घटता क्या है, इन्फ्लेशन के हिसाब से ही चलेगा। जनरली जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं और इनका ये इंडेक्स रहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI और CPI के साथ इंडेक्स रहते हैं। तो महंगाई बढ़ने पे बढ़ जाते हैं, महंगाई घटने पे घट जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड जो है इंटरेस्ट अर्न नहीं करते हैं, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें रिटर्न कैसे प्राप्त करते हैं, रिटर्न प्राप्त करते हैं जो इसमें इंश्योरेंस और रिडम्पशन वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इशुएंस प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू में इसमें डिफरेंस रहता है, वही इनका फायदा होता है। मतलब सपोज अगर 100 रुपए का बॉन्ड है, आपको गवर्नमेंट ने 80 रुपए बेच दिया, लेकिन कल को आप जब इसको बेचोगे तो आपको 100 ही रुपए मिलेंगे। तो द पॉइंट इज कि जो 20 रुपए का जो एडवांटेज है यही आपका समझ लीजिए इंटरेस्ट है। तो इसीलिए कहा गया इशुएंस प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर अर्निंग, ठीक है। ये जो है ये ऑक्शन के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं और ये क्रिएट किए जाते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है उन्हीं के बेसिस पर, जीरो कूपन बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स बेसिकली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर इशू किए जाते हैं, जो कि जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो सके, तो म्युनिसिपलिटीज इसको अपने स्तर पर इशू करती हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो मैच्योरिटी उसका पीरियड जो होता है जनरली 3 इयर्स का होता है, उस हिसाब से खरीदे बेचे जाते हैं। जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के क्या क्या टाइप हैं, एक तो है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं ये बेसिकली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाइनेंस है, जो डेवलपमेंट पर्पज से जो पैसा रेज करना है उसके लिए ये इशू किए जाते हैं। इसमें जो रिपेमेंट होता है वो जनरली जनरल रेवेन्यू के थ्रू होता है म्युनिसिपलिटीज के, ठीक है। जब जनरल रेवेन्यू आप जनरेट करेगा म्युनिसिपलिटी तो इन बॉन्ड्स को धीमे धीमे वो बैक कर लेगा, ठीक है। रेवेन्यू बॉन्ड्स क्या होता है, ये बॉन्ड्स बेसिकली फंड जनरेट करते हैं किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए और इनका जो रिपेमेंट और इंटरेस्ट जो आप इशू करता है बॉन्ड होल्डर्स को वो बेसिकली जो भी रेवेन्यू इन प्रोजेक्ट से प्राप्त होता है उसी से उनका रेवेन्यू जनरेट करके उस पैसे को उन बॉन्ड्स के लिए वापस किया जाता है, मतलब इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। ये फर्क है रेवेन्यू बॉन्ड्स में और जनरल ऑब्लिगेशन में। जनरल ऑब्लिगेशन फॉर जनरल पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, रेवेन्यू बॉन्ड्स की क्या बात होगी, ये इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो 30 साल तक का रहता है और इनका गवर्नमेंट बॉन्ड के अपेक्षा इनका रिटर्न है वो ज़्यादा रहता है।
लास्ट है हमारे पास रिटेल बॉन्ड। रिटेल बॉन्ड क्या होते हैं? रिटेल बॉन्ड जनरली ऑफर करते हैं, जो कंपनी होती है उसको एडिशनल कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टर्स जो है उसमें पैसा लगा दे कंपनी में। कंपनी इसमें टिपिकली क्या करती हैं? रिटेल बॉन्ड इशू करती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या अपना कर्ज चुकाने के लिए, डेब्ट को पे करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने के लिए, या किसी प्रकार की कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए। रिटेल बॉन्ड्स टिपिकली जो है वो लिस्टेड होते हैं, और वो रेगुलर जो मार्केट आवर्स होते हैं उन्हीं में खरीदे बेचे जा सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द पार्ट 1। यहां से पार्ट 1 खत्म हुआ। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, please feel free to ask in the comment section. I request you to please go and watch the next video, that is part 2. Thank you so much for your valuable time.